जय हिंद। आवाज वगैरह अगर एकदम क्लियर हो तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर एकदम क्लियर है। तो चलिए बेहद एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज आगे वाला टॉपिक। हमने बहुत अच्छे से सीखा था पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया की जो शुरुआत करी थी हम लोगों ने। हम लोग क्या क्या देख चुके हैं अगर मैं बात करूं तो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या हुआ है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट इंडिया में वो भी है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये आपने देखा है। दूसरा आपने क्या देखा, इसी में देखा आप लोगों ने गांधी जी जब भारत आए तो सत्याग्रह आपने देखे 3, है ना। और कौन कौन से सत्याग्रह थे मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कौन कौन से थे, चंपारण सत्याग्रह था आपका, अहमदाबाद था और खेड़ा था। अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, ये 3 सत्याग्रह आप लोगों ने देखे। उसके बाद रॉलेट एक्ट पास हुआ, हमने वो देखा। और रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ, हमने वो देखा। ये इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज चलते हैं बेहद एनर्जी के साथ पढ़ेंगे क्या था उस टाइम का सिनेरियो। इसको हम एक पोयम से समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है कि उस टाइम पर फूल क्या चाहते थे, मतलब क्या था उस टाइम का सिनेरियो, पूरे भारत का माहौल क्या था। जितने भी लोग थे वो सारे के सारे उस टाइम पर भारत को आजादी में लगे हुए थे। उसी में से माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि एक फूल है, एक फूल के अंदर भी सिर्फ यही इच्छा है कि वो भारत की आजादी के लिए क्या कर सकता है। तो वो लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि फूल क्या कह रहा है। फूल कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो मुझे चाह नहीं है कि मुझे किसी के गहनों में माले वगैरह में डाला जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पे हे हरि डाला जाऊं। मुझे चाह नहीं है कि मुझे राजाओं के जब उनका निधन होता है, जब वो मरते हैं तो उस पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं मैं वो बनूं। और चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। ये कहता है एक फूल, ये एक फूल कहता है किससे कि मुझे कहां पर डाला जाए, मुझे इन सारी चीजों पर नहीं, मुझे डाला जाए उस रास्ते पर। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। कि मुझे तोड़ के वनमाली तुम एक ऐसे रास्ते पर डाल देना जो जिस रास्ते से सारे वीर लोग जाते हैं, किस लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए। तो एक फूल की इच्छा है कि वो भी चाह रहा है कि वो देश के लिए काम आ सके, वो ऐसे लोगों का सहयोग कर सके, उन लोगों के पैरों के नीचे आए जो देश को जिताने के लिए तत्पर रहते हैं, जो देश के लिए जा रहे हैं। तो ये उस टाइम का माहौल था। तो चलिए अब आज आगे की कहानी देखते हैं। उस टाइम पर ये सब चीजें हम देख चुके थे, तो आज हम देखेंगे आगे की कहानी क्या है सर, समझते हैं। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझिएगा। रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्यों आया, हम सब ने देखा कि इसके तहत किसी भी आदमी को, पॉलिटिकल प्रिजनर जो कि होगा, उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और क्या हुआ इसी के तहत, इसी के तहत ये भी था कि आप ना वकील हायर कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ना अपील कर सकते हैं और ना ही कोई दलील कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी रॉलेट एक्ट के लिए। इसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह चालू करा, और वो सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह नाम से आया क्योंकि रॉलेट के खिलाफ था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह लॉन्च हुआ उसी का नाम क्या पड़ा, रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हुआ है 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च होता है। 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च होने के बाद होता क्या है, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, धरना दे रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस पर क्या चला दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है। जब उस पर फायरिंग कर दी जाती है तो आपस जो जवाब में वापस लोग भी उन पर क्या करते हैं, गोलीबारी करते हैं, है ना। मतलब लड़ाई होती है सरकार और लोगों के बीच में। तो जब लड़ाई हो जाती है तो उसी के बाद एक लॉ इम्पोज करा जाता है कि अब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उस लॉ का नाम क्या था, मार्शल लॉ। उस लॉ का नाम क्या था, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ का मतलब ये था कि ज्यादा लोग ना असेंबली कर सकते हैं, ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना इकट्ठा हो सकते हैं। इन सब बातों से अनजान लोग उन 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाले बाग में इकट्ठा होते हैं। 2 कामों से इकट्ठा होते हैं लोग।
एक तो बैसाखी का मेला देखने आए थे, क्योंकि उस दिन बैसाखी थी, तो बैसाखी का मेला देखने हुए आए थे लोग। और कुछ लोग आए थे प्रोटेस्ट करने असेंबली में, है ना, या प्लान बनाने के लिए कि किसको किसको छुड़ाना था, दो लोग को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। इनको छुड़ाने के लिए उन लोगों को प्लान बनाना। तो ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पर। और फिर हमने देखा कि मार्शल लॉ इम्पोज था, सब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो नाम हमने क्या पढ़े थे, दो पढ़े थे नाम। एक तो जो पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर जो था उसका नाम था ओडायर, माइकल ओडायर, पूरा नाम लिख लीजिए, माइकल ओडायर, इसको ऐसे लिखते हैं। ये ऑर्डर देता है जनरल डायर को, ये देता है जनरल डायर को कि तुम कमांड लो और तुम वहां पर जा करके लोगों को क्या करो, कंट्रोल। ये जाते हैं और वहां पर कोई रास्ता निकलने वाला होता नहीं, चारों तरफ से बिल्डिंगें होती हैं, सिर्फ एक ही रास्ता था। तो ये एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक किससे करते हैं, वहां पर एक टैंक लगा देते हैं, एक टैंक लगा करके ब्लॉक कर देते हैं और चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। और तब तक शुरू रहती है कि जब तक सब लोग मर ना जाए। ये सब चीजें हमने देखी। वहीं पर एक आदमी था जो एक छोटा बच्चा था, वहां पे पानी पिलाने का काम कर रहा था, ऊधम सिंह, है ना। और वहीं पर वो कसम खाते हैं कि जब तक किसको नहीं मार देंगे इनको, तब तक कहानी खत्म नहीं होगी। ये तो मर चुके थे पहले ही, है ना, इनको बीमारी थी तो बीमारी से मर गए थे। और फिर ऊधम सिंह 21 साल बाद, 1919 को कहानी हुई है, 21 साल बाद यानी 1940 में जाकर के लंदन में गोली मार देते हैं किसको, माइकल ओडायर को, और उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। तो ये कहानी हम लोग देख चुके थे। आज हम देखेंगे आगे की कहानी जो कि है खिलाफत मूवमेंट। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते रहिएगा। तुम लोग भी अब यही देख लो, अब जब आ गए हो तो। तो तुम लोग चलेगे नहीं, तुम लोग मैथ्स अपना करो जाकर के, ये रिकॉर्डेड मिलेगा तो 8 बजे आ जाएगा सब, 8 बजे चलेगा सब, ये लाइव पे ही चलेगा, रिकॉर्डेड लाइव पे चलेगा बस, तो पहले से रिकॉर्डेड रहेगा, तो तुम लोगों को मिल जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अभी आ रहे होंगे वो लोग, तो मैथ्स आज तो सर प्रैक्टिस करवाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। ये तो रिकॉर्डेड रहेगा, अभी 1-1.5 घंटे में रहेगा, तो ये 8 बजे मिल जाएगा तुम लोगों को, तो वहां से थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, बताएंगे तुम। चलिए, तो अब हम आज देखते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब रॉलेट सत्याग्रह फेल हो गया। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू तो करा, लेकिन ये बहुत लिमिटेड था सिटीज वगैरह तक, सिटीज और टाउन्स, गांवों में जा ही नहीं पाया। तो जब गांवों में जा नहीं पाया तो ये फेल कर गया। तो गांधी जी ने कहा कि एक ऐसे मूवमेंट की हमको जरूरत है जो पूरे विश्व, पूरे भारत में हो, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह अभी उन्होंने शुरू करा, रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो नहीं पाया। और रॉलेट सत्याग्रह जब इन्होंने शुरू करा तो उस तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। अब जलियांवाला बाग क्या था, मैं इसको बहुत थोड़ा सा चलिए और डीप में बताते हैं। जलियांवाले बाग की अगर हम बात करें कि जब इसको वर्ल्ड वाइड देखा गया ना, बाकी सारे देशों में गया, तो बहुत ज्यादा आलोचना हुई, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार की बेइज्जती हुई कि ये तो क्रुएलिटी, इस तरीके से लोगों को मारना जलियांवाले बाग में, कि हजारों लोगों को आप मारे दे रहे हैं, है ना, लोग कुएं में कूद करके मरे जा रहे हैं एक के ऊपर एक। तो जलियांवाले बाग में हुआ क्या कि जनरल डायर ने उसके बाद कहा क्या, जनरल डायर ने कहा कि ये जो भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि लोगों को एक मोरल इफेक्ट सिखाया जा सके। कैसा मोरल इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट कि दोबारा कोई भी इंडियन अंग्रेज खिलाफ अगर बोले तो उसको पहले वो सोच ले कि क्या उनके साथ हुआ था जो पहले हमसे बोले थे। मतलब एक तरीके की टेरर की भावना जगानी थी लोगों के अंदर, एक डर बनाना था अंग्रेजों का कि कोई भी इंडियन अब आगे अंग्रेज के सामने बोल ना पाए। ये सब तो बहुत कम था, इन्होंने और ज्यादा इसको कैसे बढ़ाया, जब जलियांवाला बाग ओवर हो गया, जब जलियांवाला बाग ओवर हो गया तो उस टाइम पर इन्होंने और ज्यादा लोगों को परेशान करने के लिए करा क्या, उस टाइम पर जितने भी लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन थे या जितने भी लोगों के घरों में फैन वगैरह थे, ये आपको मिलेगा बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पर ये सब मिलेगा। तो उस पे लिखा हुआ है कि जितने भी घरों में पंखे वगैरह थे जितने लोगों के, वो पंखे निकाल लिए गए। जो उनके पास गाड़ियां वगैरह थी वो गाड़ियां उनसे ले ली गई कि उनको दिक्कतें हों। यहाँ तक कि अगर कोई भी एक गली से आप जा रहे हैं और उस गली में कोई ब्रिटिश ऑफिसर है तो आप चल करके नहीं जा सकते थे, आपको रेंग के जाना पड़ेगा, ये करते थे।
हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगे हुए, इसलिए करते क्या थे कि अगर कोई भी हिंदू और मुस्लिम पानी पीने जा रहे हैं तो मुस्लिमों के हाथ से पानी हिंदुओं को पिलाते थे और हिंदुओं के हाथ से पानी मुस्लिमों को पिलाते थे। ये सारी चीजें करते थे। अगर एक रास्ते से हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ जा रहे हैं तो दोनों के हाथ बांध देते थे कि हाथ बांधने के बाद जाइए, रेंग करके जाना है, पहली बात चल करके नहीं जाना है। तो इतनी ज्यादा भयानक चीजें सिर्फ इसीलिए करी जा रही थी कि अंग्रेजों का एक डर बनाया जा सके भारतीयों के अंदर। तो गांधी जी ने कहा कि अब हमको कोई एक ऐसा मूवमेंट करना पड़ेगा जो पूरे इंडिया में हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाउन्स और सिटीज में हो। और इसी की एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उस टाइम पर एक और मूवमेंट चल रहा था जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब समझते हैं क्या करा गांधी जी ने, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हुआ क्या, इस कहानी को समझिएगा सर। हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ कौन रहा था, ब्रिटेन लड़ रहा था। सपोर्ट कौन कर रहा था, इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन लड़ रहा था। ये सब लड़ किससे रहे थे, ऑटोमन एम्पायर के लिए लड़ रहे थे। ऑटोमन एम्पायर था किसका, उसी को टर्की मान लीजिए, टर्की सबसे बड़ा था उसमें। अब ये सब लोगों ने पूरा प्लान बनाया था कि टर्की में कौन बैठता था, जो खलीफा होता था। खलीफा कौन है, इस्लामिक लीडर, इस्लामिक चीफ, यानी इस्लाम का जो सबसे बड़ा हेड होगा, पूरे सारे विश्व के मुस्लिमों का जो हेड होगा उसको बोलते थे खलीफा। तो हुआ क्या कि भारत के लोगों ने इसलिए सिर्फ सपोर्ट करा था ब्रिटेन का कि ये इनको अलग नहीं करेंगे और इनके ऊपर कोई एक हार्श ट्रीटी यानी एक बहुत कोई गंदी संधि नहीं करेंगे, तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हुआ यही, जैसे ही ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटेन क्या कर गया, जीत गया, तो ब्रिटेन ने टर्की को तोड़ना शुरू कर दिया। अब इनको कर दिया मक्का और मदीना से अलग। तो ये भारत के मुस्लिमों को पसंद नहीं आया। तो जब भारत के मुस्लिमों को पसंद नहीं आया तो भारत के मुस्लिमों में दो भाई थे और दोनों भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू करा। किस लिए शुरू करा, खिलाफत मूवमेंट, खलीफा के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। और वो दो भाइयों का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने मिल करके भारत में मूवमेंट शुरू करा कि इन्होंने हम लोगों के साथ छल करा है, जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने हम लोगों के साथ क्या करा है, छल करा है। छल मतलब चीटिंग करी है। क्या है देखिए, द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये अभी बताया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑटोमन एम्पायर हार गया। तो उस समय अफवाहें उड़ने लगी कि ऑटोमन एम्पायर पे कोई बहुत बड़ी गंदी हार्श ट्रीटी लगाई जाएगी जिससे टर्की वगैरह को तोड़ दिया जाएगा, खलीफा को अलग कर दिया जाएगा। खलीफा लिखा ना, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, यानी धार्मिक गुरु है पूरे विश्व के। जो भी मुस्लिम हैं उनके धार्मिक गुरु कौन होते थे, खलीफा। तो इन सब लोगों को यही डर था कि कहीं शायद हमारे जो गुरु हैं, है ना, जो भी हमारे हेड हैं, उनके ऊपर कोई एक गंदी टिटी न लग जाए। तो इसीलिए खिलाफत कमेटी फॉर्म करी गई मार्च 1919 में इन दोनों लोगों के द्वारा कि हाँ हमको अंग्रेजों को ये करने से क्या करना है, रोकना है। अब इसी बात को ध्यान से देना है। गांधी जी ने लगाया बहुत दिमाग। गांधी जी ने कहा कि देखो यार, हमारे पास अभी जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू करा था ये फेल कर गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है। इसका मतलब अंग्रेज डर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर अंग्रेज हजारों लोगों को हमारे यहाँ मार दे रहे हैं बिना भी किसी टेंशन के, बिना भी कुछ, और उसके ज्यादा और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ये भी नहीं कि कुछ माफी वगैरह मांग रहे हो, तो ये तो हमको दिक्कत करेगा। यानी अभी अंग्रेजों के अंदर डर नहीं आया है भारतीयों के लिए कि हाँ भारतीयों से वो डरे, अभी भारतीयों को डरा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अब हमको एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत करनी है जो नेशन वाइड हो, जो पूरे इंडिया में चले। और नेशन वाइड मूवमेंट के लिए गांधी जी ने कहा कि हमको सबसे पहली बात अगर पूरे भारत में लागू करना है तो पूरे भारत के लिए लोग चाहिए इकट्ठा, और पूरे भारत में लोग तो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करना पड़ेगा। तो गांधी जी को सबसे बेस्ट तरीका यही दिखाई दिया कि मुस्लिम भी इस टाइम पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं सारे, क्योंकि सारे ब्रिटिशर्स इसलिए मुस्लिम, सॉरी सारे मुस्लिम इसलिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं क्योंकि खलीफा अलग होने जा रहा है, तो सारे मुस्लिम भी लड़ रहे हैं। तो इनको एक प्लस पॉइंट दिखा और गांधी जी ने इन मोहम्मद अली और शौकत अली को अपने साथ मिला लिया। ये कहा कि हमारा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, हम साथ लड़ते हैं। और गांधी जी ने यही करा, इन दोनों के साथ मिल करके एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करा। अब क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आइए ध्यान से समझते हैं। ये वाली बात समझ आ गई। तो गांधी जी ने क्या करा, खिलाफत मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों के साथ मिल करके, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों के साथ मिल करके क्या शुरू करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, प्लस गांधी जी।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये मूवमेंट पे बहुत ध्यान से देखिए, ये मूवमेंट प्रपोज करा गया, यानी ये लोगों के सामने रखा गया कब? सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में रखा गया। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा सबके सामने कि हाँ, हमारे पास एक बहुत अच्छा मोमेंट है जिससे हम पूरे नेशन वाइड मूवमेंट करेंगे, यानी अब एक ऐसा मूवमेंट करने जा रहे हैं जो सिर्फ किसी एक जगह पर सीमित नहीं रहेगा, पूरे भारत में सीमित रहेगा। और वो मूवमेंट कौन सा होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सितंबर 1920 में कलकत्ता में सामने रखा। उस टाइम पर लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन गांधी जी ने किसी तरीके से लोगों को मनवा करके दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में इसको क्या कर दिया? लागू करवा दिया। अगर ये वाली बात समझ आई हो तो बताइए, दिसंबर 1920 में क्या कर दिया? इसको लागू करवा दिया, ठीक है, मद्रास में। चलिए, तो ये गांधी जी ने करा। नॉन कॉपरेशन का नाम से ही मतलब समझते हैं क्या है। इस मूवमेंट के तहत गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत पे इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम उनका साथ ही ना दें तो ब्रिटिशर्स हैं बहुत कम और अंग्रेज और भारतीय हैं बहुत ज्यादा। तो अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स रूल कर ही नहीं पाएंगे। और इसको गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में भी लिखा है। क्या लिखा है? गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड इन इंडिया सोनली ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। इसको याद रखना है कि भारतीय जो अंग्रेज 1857 जो 1757 से 1947, ये इतने लगभग 190 साल, तो उस टाइम पर 1919 तक, यहाँ पर भी 100 साल ज्यादा हो चुके थे। तो गांधी जी ने कहा कि ये इतने सालों से जो भारत में लगे हुए हैं, इसका मेन एक रीजन है क्योंकि इनको कौन कॉपरेट कर रहा है? इंडियंस कर रहे हैं। अगर इंडियंस कॉपरेट करना बंद कर दें, इनका साथ ही छोड़ दें, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फौज तो थी नहीं, अंग्रेज तो बहुत कम थे, अंग्रेजों को जिताने वाले थे वो भी कौन से थे? भारतीय ही थे, इंडियंस ही थे, सपोर्ट तो वही कर रहे थे। तो वही कहा, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सर्वाइवल इनका पॉसिबल है क्योंकि कौन कॉपरेट कर रहा है? इंडियंस कर रहा है। अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दें कॉपरेशन को, वो मना कर दे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम आपकी सरकार चलाने में सहायता नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स का जो पूरा रूल चल रहा है वो 1 साल के अंदर कोलैप्स हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? स्वराज। स्वराज का मतलब खुद का राज, यानी अंग्रेजों का राज नहीं, स्वयं का राज। तो ये कहानी थी जो कि लोगों को बहुत ज्यादा समझ आई। और क्योंकि बात ये थी कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो सेना में ब्रिटिशर्स थे ही नहीं, ब्रिटिशर्स की सेना में भी जो लोग थे वो इंडियंस ही थे, यानी जो लड़ रहे हैं अंग्रेजों के लिए वो भी कौन थे? इंडियंस ही थे। तो अगर इंडियंस उनके साथ ना देते तो अंग्रेज कभी कोई युद्ध जीत ही ना पाते, और अगर युद्ध जीत ना पाते तो भारत में उनका कंट्रोल होता है नहीं। तो गांधी जी ने यही कहा कि इनका जो भी रूल हो पाया है भारत पे, या जो अभी भी रूल कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? क्योंकि इनको कॉपरेट कौन कर रहा है? इंडियंस कर रहा है। अगर कर दें बंद तो नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी ने कहा हमारे मूवमेंट का मुद्दा यही रहेगा, हम कुछ धरना नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम बस एक काम कर देंगे, कॉपरेशन बंद कर देंगे। वी विल नॉट कॉपरेट टू द ब्रिटिशर्स, हम कॉपरेट नहीं करेंगे। कॉपरेट करने का मतलब क्या? कि हम उनका कोई भी टाइटल नहीं रखेंगे। गांधी जी ने भी, गांधी जी कर रहे हैं, जलियांवाले बाग के बाद जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी टाइटल दे दिया था, नाइटहुड की उपाधि दे दी गई, कोई भी ऑनर्स नहीं रखेंगे इनकी सरकार का, जो इन्होंने टाइटल दिया। टाइटल का मतलब कोई भी उपाधि नाम के आगे लगने वाली, तो कोई टाइटल नहीं रखेंगे। दूसरी बात, सिविल सर्विसेज का मतलब डीएम, एसडीएम, इन सब के एग्जाम उस टाइम पर लंदन में हुआ करते थे, इंडिया में नहीं हुआ करते थे। तो इसको भी बाइकआउट करेंगे कि हम सिविल सर्विसेज को बाइकआउट करते हैं। दूसरी बात, आर्मी को हम बाइकआउट करते हैं क्योंकि आर्मी भी ब्रिटिशर्स की थी। पुलिस को बाइकआउट करते हैं। कोर्ट में हम जाएंगे नहीं, जो वकील थे, है ना, एडवोकेट जो थे, क्योंकि जो जज होते थे वो सब ब्रिटिशर्स ही होते थे, तो वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया कि अब हम तुम्हारे कोर्ट में क्या नहीं करेंगे? प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे इंडियंस, उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल छोड़ दी। जो बच्चे गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, यानी ऐसे संस्थानों में पढ़ते थे जो ब्रिटिशर सरकार चला रही थी, इन्होंने स्कूल छोड़ दिए स्टूडेंट्स ने। जो भी टीचर्स थे उन्होंने भी स्कूल छोड़ दिए, पढ़ाना छोड़ दिया। यानी जितनी भी तरीके से लोग थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार की कोई भी चीज थी, वह कोर्ट हो, वो उनकी दुकान हो, वो उनकी सरकार हो, आर्मी हो, पुलिस हो, या उनका स्कूल हो,
हर जगह से जाना बंद कर दिया कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, तुम्हारे स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, तुम्हारी पुलिस को मानेंगे नहीं, यानी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि हम अब आपको क्या नहीं करेंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। अब कोऑपरेट करेंगे नहीं यानी अंग्रेज सरकार जो भी करेगी हम उसका उल्टा मानेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, बस हम उसको मानेंगे नहीं, जो भी वो बोल रहे हैं उसको मानेंगे नहीं। अच्छा, और इसके लिए गांधी जी ने क्या करा कि ये बहुत काम की बात थी, इन सब चीजों से इतनी ज्यादा दिक्कतें हुई ही नहीं अंग्रेजों को, जितनी ज्यादा दिक्कत सिर्फ इससे हो गई। अब अंग्रेज पैसा कैसे कमा रहे थे? अंग्रेजों का मेन मोटिव भारत में आना था पैसे कमाना। अंग्रेज हर चीज में सिर्फ यही सोचते थे कि उनको पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अंग्रेज भारत में सामान लेकर के कहां से आते थे? लंदन से सामान लेकर के आते थे, यूरोप से सामान लेकर के आते थे। अब यूरोप में जो सामान बनता था वो बनता था मशीन से, इंडिया में तो सब कुछ हाथ वगैरह से बनता था, तो मशीन वाला सामान बहुत सस्ता पड़ता था और वो आकर के इंडिया में बेच करके बढ़िया प्रॉफिट कमाते थे। अब इंडिया में जो कपड़ा बनता था उसको बोलते हैं खादी, और खादी बनता है हाथ से, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता था। और ये क्या करते थे, मशीन का बना हुआ कपड़ा रेडीमेड लेकर के आते थे, सस्ता पड़ता था तो लोग बहुत ज्यादा खरीदते थे, तो अंग्रेज बहुत ज्यादा पैसा छापते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम खुद से खादी बनाएंगे, इसीलिए चरखे वाला सिस्टम शुरू करा। इन्होंने चरखा वगैरह सिर्फ इसीलिए चलाया क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे कोई चीज तो दूसरों को ज्ञान दे नहीं सकते उसके बारे में कि आपने खुद नहीं करा, दूसरों को ज्ञान कैसे दे रहे हैं। तो गांधी जी ने खादी को प्रमोट करा। गांधी जी ने कहा कि अब हम कोई भी चीज फॉरेन गुड्स की खरीदेंगे ही नहीं, कोई भी सामान जो दूसरे देश से आ रहा है, अंग्रेज लेकर के आ रहे हैं, उसको हम लेंगे ही नहीं, हम स्वदेश को प्रमोट करते हैं। और इससे फायदा क्या हुआ कि जो भारत में लोगों की दुकानें थी, जो भारत का प्रोडक्ट था, जो भारत की मार्केट थी, वो इंक्रीज हो गई। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई गांधी जी की ये बात कि हाँ कम से कम इससे दो चीजें हुई, एक तो अंग्रेजों की इकोनॉमी गिर गई, पैसा उनका कम हो गया, और दूसरी बात क्या हुआ कि जो इंडियंस थे उनकी इनकम बढ़ गई, क्योंकि पहले लोग कोई खरीदे नहीं रहे थे, खादी कोई नहीं खरीद रहा था, जो भी सामान बनाते थे वो कोई खरीदता ही नहीं था, महंगा था क्योंकि हाथ से बनाते थे। तो प्रमोट क्या करा इन्होंने, हैंड स्पिन खादी क्लॉथ इंस्टीट्यूट, और गांधी जी ने कहा कि अब जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा है खादी, उसको प्रमोट करेंगे। और उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा फेमस भी हो गया सिर्फ गांधी जी की वजह से। तो हुआ क्या, ये सब तो आपको सिर्फ कहानी दिख रही है। अगर इस नंबर्स पे बात करें तो नंबर्स ये कहते हैं कि 50% से ज्यादा, यानी अगर 100 रुपए पहले अंग्रेज कमाते थे तो अब 50 से भी नीचे चले गए थे कमाने पे। यानी गांधी जी ने बिना लड़े हुए, बिना कुछ करे हुए सिर्फ एक आइडिया लिया, और आइडिया ये लिया कि ब्रिटिशर्स का जो रूल इतने सालों से चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि उनको कौन सपोर्ट कर रहा था, इंडियंस खुद कर रहे थे। अगर इंडियन सपोर्ट करना बंद कर दे तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार पैसा कमाने के लिए आई है, और जब हम उसका सामान खरीदेंगे नहीं, उसको सपोर्ट करेंगे नहीं, तो सरकार पैसा नहीं कमाएगी, सरकार कहां चली जाएगी, वापस। तो गांधी जी ने सिर्फ यही चीजें लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया, लोगों को अपने आइडिया से इतना ज्यादा मनवा दिया कि 50% से ज्यादा उनकी इकोनॉमी गिर गई। और इसको लिखा गया बहुत सारी किताबों में कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स की बैकबोन पर प्रहार था। यानी ब्रिटिशर्स की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, जिससे वो, रीढ़ की हड्डी मतलब कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो ब्रिटिशर्स की बैकबोन पे डायरेक्ट प्रहार था, वही तोड़ दी गई थी एक ऐसे मूवमेंट से जिसपे लड़ाई और कुछ था ही नहीं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही आया, ये पूरे इंडिया में इतनी तेजी से फैला, पूरे ये पहली बात तो इसको ये याद रखना कि ये पहला नेशन वाइड मूवमेंट था। इतने सालों में कोई एक ऐसा आदमी आया था जिसने नेशन वाइड मूवमेंट करा। नेशन वाइड का मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारत में ये मूवमेंट चल रहा था नेशन वाइड। और अंग्रेज सरकार पूरी तरीके से त्रस्त हो गई थी, तबाह हो गई थी, पैसा आ नहीं रहा था, कोई सपोर्ट कर नहीं रहा था। ये तो अब जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा होगा ना कि दिक्कतें पैदा होंगी। तो कैसे कैसे करा लोगों ने नेशन वाइड। अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन इतना खतरनाक क्यों हुआ। सबसे खतरनाक मूवमेंट था, अब ये आपको याद रखना है, नॉन कॉपरेशन। अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे आप तो एक किताब है बीएल ग्रोवर की, उसमें लिखा है कि नेहरू जी कहते हैं कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद ना हुआ होता तो ज्यादा से ज्यादा आजादी लेने के लिए हमको या 6 से 7 महीने और लगते और भारत आजाद हो चुका होता 1920 से 21 के बीच में। नेशन वाइड मूवमेंट इतना खतरनाक था नॉन कॉपरेशन कि सारे लोगों ने उस टाइम पर, जब गांधी जी ने इसको वापस लिया था तो सब लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि बस थोड़ी ही दूर थे हम लोग, आजादी हमारे कदमों में थी। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे क्यों बंद करा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन, उसके भी कुछ चीजें थी, है ना। चलिए कुछ वसूल थे, आगे देखते हैं। तो अब नॉन कॉपरेशन कौन कौन से लोग किस लिए कर रहे थे? तो जो मिडिल क्लास के लोग थे, है ना, जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइबल्स थे, प्लांटेशन। अब आप खुद देखिए, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो सब कर रहे थे।
यानी जो मिडिल क्लास हो गए, यानी जो ना अमीर है ना गरीब है, बीच वाले हैं वो भी, जो पीजेंट्स है ना, जो रिच जो पुअर पीपल्स हैं वो भी कर रहे थे, जो ट्राइबल्स हैं वो भी कर रहे थे, यानी ट्राइबल मतलब जो जनजाति वाले लोग, और जो प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब ऐसे लोग जो बागों पे काम करते हैं, चाय वगैरह के बागों वगैरह में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं। ये वाली अगर बात समझ आई हो तो बताइए, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो सबके लिए अलग था, मतलब पार्टिसिपेट सब ने करा लेकिन सबका मोटिव अलग अलग था। अब देखते हैं मिडिल क्लास का मोटिव अलग था। हाँ बस ये बात है कि ये पहला मूवमेंट था जहां पर हर क्लास के लोगों ने सपोर्ट करा, सबका मोटिव अलग अलग था। अब जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो ना अमीर थे ना गरीब, उनका मोटिव क्या था कि वो इसलिए लड़ रहे थे कि उनको एजुकेशनल और डोमेस्टिक इकोनॉमी और ऑटो डोमेस्टिक इकोनॉमी, इस सब में क्या मिल सके, ऑटोनॉमी मिल सके। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, ध्यान देखिएगा कि इन सब चीजों में भी उनको उतने ही राइट्स मिले जितने ब्रिटिशर्स को मिलते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने क्या करा, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह को जला दिया गया, जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया प्रोटेस्ट के तौर पे कि हम आपके कपड़े ये सब जो है नहीं पहनेंगे, अब हम जो इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस का मतलब होता है खुद का, इंडिजिनस का मतलब होता है जो अपनी ही देश में बने उसको बोलते हैं इंडिजिनस। समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है, नेटिव कंट्री में जो बनता है आपके देश में ही। तो इन्होंने उसको सपोर्ट करा कि जो हमारे देश का है हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब जो पीजेंट्स वगैरह वगैरह थे, अब इन सबको क्या दिक्कत थी, जो किसान थे उनको दिक्कत क्या होगी, उनको दिक्कत यही होती थी कि जो ताल्लुकदार और जमींदार, ताल्लुकदार जमींदार मतलब ऐसे लोग जिनके पास पूरी लैंड का कंट्रोल होता था और यही जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कि हाँ आपके पास, आपको इतनी जमीन दी गई है, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब लोग इसलिए लड़ रहे थे जो पीजेंट्स वगैरह थे, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा रेंट लिया जाता था, बहुत ज्यादा कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था जमीन का, और जो टैक्स नहीं दे पाते थे उनसे बेगारी कराई जाती थी। बेगारी का मतलब होता है जब आपको बिना पैसे दे करके आपसे काम कराया जाए। तो बेगारी और एक्स्ट्रा रेंट के कारण ही जो पीजेंट्स थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, इनकी मांग क्या थी कि रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू है उसमें उसको क्या करा जाए, कम करा जाए, बेगारी को एबॉलिश करा जाए, यानी जो बेगार काम करा लिया जाता है बिना पैसे के उसको एबॉलिश खत्म करा जाए, और ये जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं इनको खत्म करो। सबसे पहली तो काम की बात है कि जमींदारी वाला सिस्टम खत्म हो, अगर करना है तो सरकार डायरेक्ट करे, लेकिन ये जमींदार नहीं होने चाहिए। ये सब बहुत दुष्ट लोग होते हैं ना, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे अपने फायदे में। अगर सरकार 15% ले रही है तो 20% लेते थे, 5% खुद खा जाते थे। तो लोगों ने कहा कि जमींदारी क्या कर दी जाए, खत्म कर दिया। इन सब चीजों के लिए करा क्या गया, एक बाबा रामचंद्र के द्वारा एक सभा भी फॉर्म करी गई जिसका नाम है औध किसान सभा। औध किसान सभा इसलिए नाम है क्योंकि ये बनी अवध में थी, अवध में बनी थी। अवध का मतलब उत्तर प्रदेश ही। तो बाबा रामचंद्र, रामचंद्र ने क्या बनाई, औध किसान सभा। इसका मोटिव क्या था, सारे पीजेंट्स के लिए काम करना और लैंड रेवेन्यू वगैरह और बेगारी को खत्म करवाना। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी ये सब किस मूवमेंट के तहत हो रही थी, नॉन कॉपरेशन। तो ये एक ऐसा मूवमेंट बना दिया गांधी जी ने जिसमें सारे ही लोग आ गए, पेजेंट्स भी आ गए, रिच भी आ गए, पुअर भी आ गए, ट्राइबल्स भी आ गए और प्लांटेशन वर्कर भी आ गए, सब अपने अपने मोटिव के लिए लड़ रहे थे। तो ये पहला मूवमेंट था जिसने अंग्रेजों को एकदम परेशान रख दिया कि लड़े किससे, किसको कंट्रोल करने जाए, क्योंकि पूरे भारत में ही हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहां पर जाकर के कंट्रोल करें, और सब प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत थी अंग्रेजों को, लड़ा कैसे जाए। तो अब इसके लिए हुआ क्या, ये खतरनाक काम करा इन लोगों ने, रामचंद्र और नेहरू ने बनाई थी। इन्होंने क्या करा, तालुकदार और जमींदार के जो घर थे उनको अटैक कर दिया, है ना। अटैक करने के बाद आग लगा दी बहुत जगह जा करके। तो जो राशन वगैरह था वो लूट लिया, और जो कागज वगैरह थे, कागज का मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जहां पर ये लिखा गया था कि आपका इतना बकाया, आपका इतना बकाया, इतना बकाया, वो सब जला दिए। अब कहानी ही खत्म, ना हमारा बकाया ना तुम्हारे जमा। तो मतलब इन्होंने जो भी उनका सामान था पहली बात तो वो लूट लिया, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो जला दिए। इतना ज्यादा डर पैदा कर दिया कि बहुत सारे जमींदार तो अपना घर ही छोड़ करके चले गए कि हम ही को ना जलाते हैं लोग। तो ये डर पैदा करा था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने। अब जो ट्राइबल हिल्स मतलब ट्राइबल्स लोग थे जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे वो क्या था, अब ट्राइबल लोग पहले रहते कहाँ थे,
जंगलों वगैरह में रहते थे। लेकिन एक एक्ट के तहत हुआ क्या, इन लोगों को जंगलों में जाने से मना कर दिया गया। जंगल मान लिए गए नेशनल प्रॉपर्टी, कि जो जंगल है उसके अंदर आपको अगर जाना है तो सरकार से लेना पड़ेगा परमिशन, अंग्रेज सरकार से। अब ट्राइबल लोग तो बेचारों का घर ही वही है, वो तो जंगल में ही रहते थे। अगर उनसे आप ये कह देंगे कि आप जंगल के अंदर नहीं रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होंगी, और उस टाइम पर रोजगार मिल नहीं रहा था। तो यही सब चीजें हुई ट्राइबल्स में, कि वहां के जो लोग थे वो सब इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि इनको वहां पर न ग्रेज करने के लिए, यानी ना अपने जानवर चराने के लिए जा सकते थे जंगल में, ना ही फ्यूल या फ्रूट्स, फ्यूल का मतलब लकड़ी वगैरह भी नहीं पी सकते थे, फ्रूट्स वगैरह। तो अब इनको, ये जंगल में रहते थे तो पहले इनको नौकरी वगैरह करनी नहीं पड़ती थी, तो अब इनको नौकरी करने की तलाश में जाना पड़ा कि अब नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि जंगल से निकाल दिया गया। अब नौकरी करेंगे कैसे, क्योंकि इनको तो कोई स्किल भी नहीं आती थी, पहले तो जंगल में रहते थे। तो ये सब भी लड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, ये इसलिए लड़ रहे थे कि भैया हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको ये सब कुछ रिस्टोर करना है, हमको फिर से जो हमारे जंगल थे वापस दिए जाएं, ये अंग्रेज सरकार की हुकूमत में नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए आइए कहानी पढ़ते हैं। अलूरी सीताराम राजू बहुत खतरनाक आदमी थे। अलूरी सीताराम राजू, इनका जिक्र RRR पिक्चर में भी है ना। अजय देवगन का जो है वो अलूरी सीताराम राजू ही है। तो चलिए देखते हैं अलूरी सीताराम राजू कौन है। अब हुआ क्या, ये बहुत खतरनाक आदमी थे, ये गांधी जी से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित थे अलूरी सीताराम राजू। तो इन्होंने लोगों को कहा कि देखो हमारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं, अब मोटिवेट करना था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाना था लोगों को। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए अलूरी सीताराम राजू ने कहा, नॉन कॉपरेशन, गांधी जी के बहुत ज्यादा अच्छे सपोर्टर थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही आया तो इन्होंने सोचा कि अब हम भी लड़ेंगे अपने लोगों के लिए, हम जंगलों पर वापस से अपना अधिकार जमाएंगे जो अंग्रेजों ने छीन लिया है। और कौन सी टेक्निक से लड़ते थे, गोरिल्ला टेक्निक। गोरिल्ला टेक्निक का मतलब जब छिप करके वार करा जाता है तो उसको बोलते हैं गोरिल्ला टेक्निक, यानी जब आप देख ना पाओ कि सामने से मार कहाँ रहा है आदमी, सामने ही नहीं है, छिप छिप करके मारना ही गोरिल्ला टेक्निक कहते थे। इस तरीके से लड़ते थे ये लोग। तो अलूरी सीताराम राजू ने लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया था कि मैं इंसान हूं ही नहीं, मैं भगवान हूं, अगर गोली मुझे मारी जाएगी तो गोली मेरे शरीर को चीर करके चली जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो अलूरी सीताराम राजू को उस टाइम पे लोग मानते थे भगवान, और जब भगवान की मतलब दर्जा दिला दिया कि भगवान है तो लोग इसलिए सपोर्ट करते थे कि जब हमारे साथ तो भगवान है तो हमारा क्या ही कर लेंगे लोग। लेकिन फिलहाल 1824 में अंग्रेज सरकार इनको पकड़ लेती है और इनको क्या दे दी जाती है, फांसी, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो लेकिन अलूरी सीताराम राजू ने बहुत परेशान कर लिया क्योंकि ये लोग ऐसे टेक्निक से लड़ते थे जो गोरिल्ला टेक्निक थी। अब वहां पर पुलिस वगैरह को बहुत ज्यादा परेशान कर देते थे, पुलिस स्टेशन में जाकर के अटैक कर दिया, गायब, अब ढूंढ ही नहीं सकते, तुम ढूंढते रहो। और जंगलों में छिप जाते थे, और जंगल तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश वगैरह के जंगल ऐसे जहां पर तुम ढूंढ भी नहीं सकते उनको कि कहाँ छिप गए हैं जाकर के। तो जा करके पुलिस स्टेशन में क्या करते थे, जाते थे और वहां पर अटैक करते थे, पुलिस वालों को मार करके वापस जंगल में। फिलहाल बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा है कि अलूरी सीताराम राजू कभी मरे ही नहीं, क्योंकि अलूरी सीताराम राजू जब मरे थे तो सिर्फ पुलिस ने बयान दिया था कि अलूरी सीताराम राजू मारे गए, मतलब फांसी दी गई। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि अलूरी सीताराम राजू को पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाई, वो भगवान ही मानते थे। तो इनको अभी भी, आज भी बहुत सारे लोग ट्राइबल्स बहुत ज्यादा इनको मानते हैं। ठीक है, तो अलूरी सीताराम राजू की कहानी ये। अब प्लांटेशन वर्कर्स क्या थे, इस कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लोग प्लांटेशन वर्कर क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए, तो उस टाइम पर प्लांटेशन वर्कर्स जबरदस्ती ले करके जाया करते थे। अब अंग्रेज सरकार क्या करती थी, यहाँ से कॉफी वगैरह हो गई, चाय वगैरह हो गई, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा क्या करती थी, पैदा करती थी और बाहर जाकर के बेचती थी, बहुत ज्यादा, है ना, उसमें क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो अब जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी होगी तो उसके लिए आपको वर्कर्स चाहिए। अब वर्कर्स कोई तैयार नहीं थे, तो उस टाइम पर ये जबरदस्ती वर्कर्स को ले जाते थे, और वर्कर छोड़ के ना जा पाए इसलिए एक इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट आया 1859, आपको याद रखना है। इस एक्ट के तहत ये था कि कोई भी वर्कर प्लांटेशन को छोड़ करके जा ही नहीं सकता जब तक किसको, कौन परमिशन नहीं देता है, अंग्रेज सरकार। यानी आपको तब तक काम करना पड़ेगा बागानों में जब तक अंग्रेज सरकार चाहती है। तो ये सालों सालों से अपनी फैमिली से मिल ही नहीं पाए। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, एक अफवाह फैली, और ये अफवाह इनको ये समझ आई कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं है, अब गांधी राज आया है। और गांधी राज का मतलब इन्होंने ये समझा कि एक ऐसा राज जहां पर सब कुछ फ्रीडम मिल गई, सबको फ्रीडम मिल चुकी है, अब कोई भी कहीं भी घूम सकता है, सारे नियम कानून खत्म हो गए हैं। अब अंग्रेजों को तुम मार दो जाके तब भी कुछ नहीं होगा, 2 तमाचे 3 तमाचे कुछ भी लगा दो, क्योंकि अब कौन आ गया है, गांधी राज आ गया है।
तो प्लांटेशन वर्कर ऐसा समझने लगे। और जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया तो इसी राज के तहत या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत ये प्लांटेशन को छोड़ करके जाने लगे। और जब जाने लगे तो बदकिस्मती से इनको स्टेशन में ही पकड़ लिया गया और फिर वापस कहाँ डाल दिया गया, प्लांटेशन। तो ये किस लिए लड़ रहे थे, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिटर्न टू दियर होम विलेजेस। तो ये चाहते थे कि भैया हाँ अपने घर क्या कर वापस चले जाएं, तो अपने घर वापस जाना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा है ना, इन्होंने प्लांटेशंस वगैरह ये सब छोड़ दिए और इन्होंने अटेम्प्ट करा क्या, भागने की भी कोशिश करी, लेकिन क्या हो गए, उसमें असफल हो गए। चलिए आगे चलते हैं। कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपनी चरम सीमा छू रहा था, गांधी जी की वाह हो रही थी पूरे देश में कि हाँ कोई एकदम मसीहा आ गया, लोग मसीहा मानने लगे थे। और इसीलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया तो उस टाइम पर कहा गया कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं है, गांधी राज, और गांधी राज में आप कुछ भी करिए सब कुछ कौन संभाल लेगा, गांधी जी संभाल लेंगे। लोगों का विश्वास हो गया एक शख्स से कि हाँ यही वो शख्स है जो हमको भारत को अंग्रेजों से आजाद करवा करके देगा, यही है जो अंग्रेजों की जंजीरों से हमको क्या करवाएगा, मुक्त कराएगा। लोगों के अंदर एक विश्वास पनपा कि हाँ कोई तो है जो पूरे भारत की जनता को एक साथ एकत्रित करके हमको जीत दिला सकता है। तो गांधी जी बहुत ज्यादा एकदम भयंकर तरीके से इस टाइम पे पॉपुलर हो चुके थे पूरे वर्ल्ड वाइड। अंग्रेज जान चुके थे कि हाँ भारत में कोई एक ऐसा नेता तो आ गया है जो हमको अब बहुत ज्यादा साल तक रहने तो नहीं देगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल चुका था, जिसके सपोर्ट में लाखों नहीं करोड़ों लोग रोड पे आ जाएं। उस टाइम के जमाने पे जब कुछ हुआ नहीं करता था, जब कोई सोशल मीडिया नहीं थी, उस टाइम पर सिर्फ रेडियो के मात्र एक भाषण से लोग आपके सपोर्ट पे आ जाएं, वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, है ना, कि सिर्फ रेडियो से किसी ने बोला और लोग इकट्ठा हो गए लाखों की संख्या में, है ना। तो ये गांधी जी का उस टाइम पर पॉपुलैरिटी हो गई थी उनकी। हुआ क्या, सब कुछ चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन 22 फरवरी को होता क्या है, एक 22 फरवरी बोल दिया, 4 फरवरी और 5 फरवरी के बीच में चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में एक जगह का नाम है, गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह का नाम है। कहानी पुरानी दी नहीं गई, इससे पहले ये समझिए कि हो क्या रहा था। गोरखपुर में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अंग्रेज सरकार जाती है, पुलिसकर्मी जाते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं। इसी का बदला लेने के लिए 4 और 5 फरवरी की डेट करेक्ट देख लीजिएगा, चौरी चौरा में गोरखपुर में लोग क्या करते हैं, जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर के आग लगा देते हैं। और उस आग लगने की वजह से पूरे 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जो इंडियंस ही थे, ये भी नहीं कि ब्रिटिशर्स थे। जब 22 लोगों को जिंदा मार दिया जाता है तो गांधी जी ने कहा कि ये मूवमेंट कितना भी सक्सेसफुल जा रहा, अभी बहुत सक्सेसफुल जा रहा था, कुछ और शायद महीने रुक और ज्यादा हो जाते तो शायद ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता, है ना। लोगों के मन में यही था कि अब तो अंग्रेज से जीत ही जाएंगे, अंग्रेज एकदम डर चुके थे। गांधी जी ने खुद करा, कोई अंग्रेजों का दबाव नहीं था, गांधी जी ने खुद, जैसे ही किलिंग्स हुई तो गांधी जी ने कहा कि हम अपने वसूलों के खिलाफ जा चुके हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम जो भी करेंगे वो नॉन वायलेंस के साथ करेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि शायद अभी हमारे लोगों को और सीखने की जरूरत है, शायद वो मेरे आइडिया को समझ नहीं पाए, वो हमारे आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाए कि हम जो भी प्रोटेस्ट करेंगे वो बिना वायलेंस के करेंगे, बिना किसी को मारे हुए। और यहाँ पर वायलेंस बहुत ज्यादा, क्योंकि 22 लोग मारे जा चुके थे। गांधी जी ने तुरंत कहा कि अभी शायद मुझे अपने देश के लोगों को सिखाने की जरूरत है, वायलेंस की ना करें। और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन बंद कर दिया कि आज से ही हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या करते हैं, बंद करते हैं। कोई भी नेता खुश नहीं था गांधी जी के इससे। नेहरू जी ने यहां तक कि कहा था कि अगर कोई भी चीज कश्मीर में हो रही है तो उसकी सजा आप कन्याकुमारी को कैसे दे सकते हो, अगर कोई भी चीज कश्मीर में हो रही है तो कन्याकुमारी में तो दे नहीं सकते कि तमिलनाडु में चले जाओ और वहां पर दे दो। तो सेम वैसे ही कि अगर गोरखपुर में कोई कांड हो गया तो इससे आप पूरे देश का मूवमेंट थोड़ी ना बंद कर दें, क्योंकि मूवमेंट तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो अब सिर्फ एक गोरखपुर में कुछ लोगों ने कोई कांड कर दिया और उसकी वजह से आप एक पूरा मूवमेंट कर दें जो कि अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका था, ये बहुत गलत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नाखुश थे, लेकिन उनके सामने बोलने वाला कोई था नहीं कि गांधी जी से डायरेक्टली कोई बोल दे। सबने अपने अपने विचार व्यक्त करे। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ज्यादा नाखुश थे, जितने भी नेता थे सब नाखुश थे। लेकिन इस बात को अगर आज देखें, उस टाइम पर शायद ये लोग ना समझ पाए होंगे, लेकिन गांधी जी खुद चाह रहे थे कि कोई भी एक ऐसी चीज आए जिससे हम मूवमेंट बंद करें। वो इसलिए मूवमेंट करना बंद चाह रहे थे क्योंकि मूवमेंट 1 साल चल चुका था और गांधी जी जानते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट ज्यादा समय लेता है तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है।
इंपॉर्टेंस सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है। आप कुछ महीनों में अगर जितना ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर लेते हैं, सरकार दबेगी। लेकिन अगर कोई चीज रोज की बन गई तो सरकार फिर दबने की नहीं, सरकार समझ लेती कि अब ये तो चलता ही रहेगा, एक जरिया निकाल लेगी वो अपने बचाव का। तो गांधी जी खुद चाह रहे थे कि ये मोमेंट अब बंद हो। जितना ज्यादा हमने अंग्रेजों को अब डरा दिया है, अगर ये बहुत दिन तक चलेगा और हम डरा ना पाए पूरी तरीके से, तो अंग्रेजों को ये लगेगा कि इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, कभी हमको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो बस इनको इतना ट्रेलर दो कि हाँ हमारे पास ताकत कितनी है, अगर हम अपनी पर आ गए तो हम तुमको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतना गांधी जी दिखा चुके थे उनको। तो गांधी जी ने यही करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया और कहा कि सत्याग्रही नीडेड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। अभी इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी इनको सीखने की आवश्यकता है कि हाँ हमको वायलेंस नहीं करना है, हमको नॉन वायलेंस करना है। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। समझ आई बात? इन सब चीजों के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, फिर गांधी जी ने एक नए मूवमेंट की शुरुआत करी। क्यों करी? सीडीएम क्यों आया, सॉल्ट सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ, गांधी जी लॉर्ड इरविन पैक्ट के साथ क्या हुआ, गांधी जी थोड़ा सा है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ उनके रिश्ते थोड़ा क्यों खराब हुए, ये सारी चीजें हम समझेंगे। कौन सही था कौन नहीं, है ना। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि शायद अगर वो सफल हो जाती तो आज हम ये कहते कि भारत का संविधान लिखने वाला जो शख्स था वो मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। हम वो भी पढ़ेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना की भी कहानी पढ़ेंगे कि उन्होंने भी भारत के लिए कुछ संविधान लिखा था, लेकिन वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए। इन सबको हम पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर्स में। यहाँ तक के लिए तब तक रिवाइज करिए। जय हिंद।